बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा सेटबैक हुआ है। अब तक के नताइज के मुताबिक अपनी जीती हुई नशिस्त पर शिकस्त का सामना है PTI को। इंतहाई कम पोलिंग के बावजूद 6 बड़ी जमातों में सनसनीखेज मुकाबला है। अपनी नौयत का ये पहला इलेक्शन है जहां सब सियासी जमातें और उम्मीदवार जीत के लिए पुरुमीद हैं। NA 249 का इलेक्शन वाज़ेह तौर पर इशारा कर रहा है कि अवाम तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन है। बिलाशुबा ये इलेक्शन मुल्क की सियासत में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि अब तक सामने आने वाले नताइज ये साबित कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जिसने 2018 के इंतखाबात में कराची की हिमायत हासिल की थी, अब अवाम में मकबूल नहीं रही है। आज की शिकस्त के बाद तहरीक इंसाफ पर कम अज कम कराची में अवामी गैर मकबूलियत का ठप्पा जरूर लग जाएगा, क्योंकि सेनेटर फैसल वाडा जिन्होंने ये सीट जीती थी, उनके हवाले से अवामी राय ये थी कि जीतने के बाद वो हल्के में बिल्कुल नहीं आए, कोई काम नहीं करवाए। हालांकि वो वाकई वजीर थे। शायद मेरे ख्याल में वाडा साहब जो हैं वो अपने केसेस में कुछ इतना उलझे हुए थे कि हल्के के जो बेसिक काम थे, जैसा सफाई हो गई, निकासी आब, बिजली की लोड शेडिंग के साथ साथ सबसे बड़ा मसला वहाँ पानी का है, और अवाम का शिकवा ये है कि फैसल वाडा ये मसाइल जो है वो हल करने में नाकाम हुए हैं। माजी की तरफ अगर नजर दौड़ाई जाए तो 88 के बाद से अब तक इस हल्के में एक दफा पीपल्स पार्टी, इसके बाद 2 दफा मुस्लिम लीग नून, और 2 ही मरतबा जो है वो MQM ने यहाँ से फतह हासिल की है, और 1 मरतबा PTI यानी 2018 पिछले इलेक्शन में PTI ने यहाँ से फतह हासिल की। हमेशा से ही यहाँ कांटे का मुकाबला रहा है। इलेक्शन हारने और जीतने वाले उम्मीदवारों में वोट का फर्क जो है वो चंद 100 या चंद हजार तक महदूद रहा है, यानी इतना टफ किस्म का मुकाबला इस हल्के में देखने में आया है। 2018 में भी इस हल्के से फैसल वाडा ने शहबाज शरीफ को 723 वोटों से शिकस्त दी थी। इससे पहले माजी में मुस्लिम लीग नून के इजाज अहमद शफी ने PP उम्मीदवार को महज 266 वोटों से शिकस्त दी थी। आज भी कड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है। हैरानकुन तौर पर कलदम TLP बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। इस वक्त हासिल होने वाले जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, उनके मुताबिक पहले नंबर पर जो है नून लीग लीड कर रही है। याद होगा आपको पिछली दफा PTI के ऊपर धांधली के इल्जामात लगे थे और 723 लगभग जो वोट थे उनका फर्क था। शहबाज शरीफ साहब इस सीट से खड़े हुए थे, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर TLP और पीपल्स पार्टी में मुकाबला जारी है। अब से कुछ देर पहले की अपडेट्स हैं, मजीद जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो हम अभी आपको देंगे। PSP के सरबराह मुस्तफा कमाल ने भी अच्छे खासे वोट हासिल कर लिए, जबकि तहरीक इंसाफ अपनी जीती हुई नशिस्त पर कभी 5वें और कभी 6ठे नंबर पर नजर आ रही है। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन हुकाम कम वोटर टर्न आउट पर परेशान है, क्योंकि कम अज कम 10% पोलिंग होना भी जरूरी है। ऐसा ना होने की सूरत में इलेक्शन के नताइज जारी नहीं हो सकते, और ये भी कहा जा रहा है कि ऐसी सूरत में दोबारा इलेक्शन कॉल किया जा सकता है। इसी हवाले से बात करेंगे। फवाद अहमद एंकर पर्सन है, सीनियर तज्जियाकार हैं। कौन इनसे बेहतर कराची की डायनामिक्स को, कराची के वोटर्स को और कराची की सियासत को समझ सकता है। बहुत शुक्रिया फवाद प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फवाद, ये NA 249 में क्या हो रहा है? नून लीग का बयानिया जीत रहा है, तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी हार रही है, TLP ने भी कहा है कि अच्छे खासे कहा जा रहा है कि वहां से वोट ले लिए। कौन आगे कौन पीछे, क्या है अब तक की अपडेट आपके पास? देखें जी, एक हैरानी तो हुई थी हमें 2018 के इलेक्शन में कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से 14 सीटें कराची से जीत गई थी, तो उस वक्त भी जो हम जैसे लोगों के गरीबाना तजिए थे वो सारे नाकाम हो गए थे, वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए थे। और दूसरा तजिया आज अल्हम्दुलिल्लाह आज भी PTI ने ही उसको जो है वो खराब किया है, उसी को जो है ना वो खत्म किया है। वो ये था कि हमारा ख्याल ये था, और यहाँ पर कराची के जितने भी सीनियर लोग हैं, जितने भी सियासत को जानने वाले लोग हैं, उन सबका ख्याल ये था कि असल मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल के दरमियान है। और तीसरे नंबर पर यह कहा जा रहा था कि यहाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान होगी। ये गैर मुतवक्का नहीं है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का यहाँ पर वोट, क्योंकि यहाँ से मुत्तसिल सीट ही जो है वो मुफ्ती कासिम फखरी साहब जो है जो सूबाई असम्बली के हैं तहरीक लब्बैक के, वो यहाँ से मुत्तसिल सीट से ही जीते हैं। और इस इलाके के अंदर तहरीक लब्बैक, अगर आपको याद हो कि कुछ अर्से पहले जब तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगी, उससे पहले जो एहतजाज होता रहा उसका मरकज भी यही हल्का था। तो ये तहरीक लब्बैक के एक असर वसूफ वाले इलाके हैं जो ओल्ड सिटी कराची से मुत्तसिल इलाके कहलाए जाते हैं। अच्छा। इसके साथ साथ इस हल्के का अगर आप ट्रेंड देखें तो गुज़िश्ता आम इंतखाबात जो 2018 के थे उसमें भी कोई टर्न आउट इतना ज्यादा नहीं था कि जिसकी बुनियाद पर आप ये कह सकें यहाँ यानी कि इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अगर टर्न ओवर किसी सीट पर जीतने वाले उम्मीदवार का 1.5 लाख 1,25,000 वोट या लाख के करीब वोट था, तो इधर जो है वो फैसल वाडा और शहबाज शरीफ का वोट 30,000 के नीचे नीचे ही था, जिसमें 600-700 के फर्क से फैसल वाडा साहब जीत चुके थे। और एक बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा था कि यहाँ पर जो मुस्तरद होने वाले वोट हैं 26-2700 जो मुस्तरद होने वाले वोट हैं वो करीब करीब जो है वो शहबाज शरीफ के हैं, और जिनको किसी वजह की बुनियाद पे मुस्तरद किया गया। बहरहाल वो एक अलग बहस है कि कौन जीता था कौन आ रहा था।
فیصل واڈا صاحب یہاں پر بن کباب تلا کرتے تھے اپنی انتخابی مہم کے دوران، اور اس انتخابی مہم کے دوران جب ہم نے لوگوں سے بات کی، میں حلقے میں خود بھی گیا، میں نے اپنا پروگرام بھی کیا، تو وہاں محسوس ہی ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ وفاقی حکومت میں موجود ہے، یہاں سے 13-14 فواد، اس دفعہ تو مفتاح صاحب نے بھی بڑی ٹافیاں بانٹی ہیں، تو اس کا نتیجہ تو آ رہا ہے، ٹافیاں چل گئی ہیں ان کی۔ دیکھیں اس علاقے کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا عائشہ، یہ جو علاقہ ہے یہاں پہ بلدیہ ٹاؤن نہیں ہے، بلکہ یہ پورا ایک ایسا علاقہ ہے کراچی کا کہ جو مختلف قومیتوں کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں پر پنجابی بولنے والے بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، یہاں پر دو طرح کے پٹھان ہیں، ایک پشتون ہے ایک پختون ہے۔ پختون وہ ہے کہ جو پختونخوا یعنی کہ خیبر پختونخوا اور ایجنسیوں کے علاقے کا پٹھان ہے، دوسرا پٹھان وہ ہے جو بلوچستان کا پٹھان ہے جسے پشتون کہتے ہیں۔ تو دونوں پٹھان کسی بھی طریقے سے سیاسی طور پر ایک سمت میں نہیں چلتے ہیں، تو یہ دو پٹھان آبادیاں یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اردو اسپیکنگ جو ہے وہ بھی ایک بڑے ان کا بھی بڑا ایک جو ہے وہ قومی یہاں پر دھارا موجود ہے۔ تو یہ علاقہ ویسے ہی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک مکس پلیٹ کی طرح یہ خوبصورت حسین امتزاج تھا مختلف قومیتوں کا۔ بالکل، اسی لیے میرا خیال میں ہمیشہ سے یہاں مقابلہ جو ہے وہ بڑا نیک ٹو نیک رہتا ہے، بڑا ٹف رہتا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو پی ٹی آئی ہے اور نون لیگ اس کے درمیان کافی کم ووٹوں کا فرق تھا۔ پی ٹی آئی کے یہاں پر اگر پی ٹی آئی ہار جاتی ہے، ابھی تو پی ٹی آئی ٹھیک ہے، اچھا پی ٹی آئی جس کے چانسز اب نہیں لگ رہا ہے کہ وہ جیتے گی، مجھے یہ بتائے گا فواد کہ وہاں پر کیا جواز تلاش کیا جائے؟ فیصل واڈا صاحب کا ووٹ تھا، تحریک انصاف کی حکومت کا 3 سالہ بیگیج ہے، کوئی کارکردگی نہیں ہے، کوئی کام نہیں کرایا ہے، کیوں پی ٹی آئی جو ہے وہ یہاں سے ہار رہی ہے؟ کام تو کراچی میں کہیں پر بھی پی ٹی آئی نے نہیں کرایا، کہیں پر بھی اگر ضمنی انتخاب ہوگا تو وہ پی ٹی آئی کا ظاہر ہے کہ پتہ لگ جائے گا۔ پھر لوگ سوال بہرحال اٹھا رہے ہیں کہ عام انتخابات کے اندر کون سا فارم 49 تھا، کون سا فارم 45 تھا، یا کون سا فارم تھا کہ جس کی بنیاد پر یہاں پر نتائج تبدیل ہوئے۔ مبینہ طور پر میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا اس نفس کی، میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پر بعض وقت ہمیں سنائی دیتی ہے۔ لیکن اہم چیز جو ہے نا عائشہ وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ابتدا سے ہی یہاں پر اختلافات کا شکار تھی۔ یہاں سے جو ایم پی ہیں شہزاد اوان، انہوں نے ٹکٹ ملنے کے بعد ہی آفریدی صاحب کو جب ٹکٹ دیا گیا تو انہوں نے ریزائن کر دیا، جس کے بعد میں انہوں نے جو ہے وہ ریزائن دیا ہی اپنے اپوزیشن لیڈر کا تھا، جس کو سنا ہے کہ بعد میں انہوں نے واپس لے لیا۔ تو اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی کیمپیننگ بھی اس طریقے سے نظر نہیں آئی۔ اگر کسی پارٹی کو کیمپیننگ میں نمبر 1 پوزیشن دی جائے گی تو وہ پاکستان کی پاک سرزمین پارٹی ہے، اور دوسرے نمبر پر مفتاح اسماعیل صاحب ہیں۔ انہوں نے یہاں پر جی جان سے کیمپیننگ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو قادر مندوخیل صاحب ہیں وہ موجود رہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی کیمپین بھی اس طریقے سے نظر نہیں آئی کہ جو ایک موومنٹ ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ حلقے میں جا کے وہ شور شرابہ ضرور کرتے رہے ہیں۔ اس کو کراچی کی سیاست کا ایک بہت بڑا دھچکا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت کراچی کے 100% مینڈیٹ کو انجوائے کری ہے۔ 100% میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گو کہ کراچی کی 20 سیٹیں ہیں، لیکن اس میں 14-15 جو میٹر کرنے والی سیٹیں ہیں، جو کراچی کے وسطی اضلاع کی، ساؤتھ کی اور جو ایسٹ کے اضلاع یعنی کہ کراچی کے شہری علاقے ہیں، وضافات کو چھوڑ کر وہاں کا مکمل مینڈیٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف انجوائے کر رہی ہے، اور اس کی اتحادی متحدہ قومی موومنٹ ہے کہ جو یہاں پر موجود ہے۔ ایک اور مسئلہ ٹھیک ہے، ایک اور بڑا مسئلہ سامنے آ رہا تھا فواد، وہ مجھے ایک تو یہ کنفرم کیجئے گا کہ وہ پورا ہوا یا نہیں۔ 10% ٹرن آؤٹ کہا جا رہا تھا کہ اگر وہ مکمل نہیں ہوتا ہے تو دوبارہ سے الیکشن کی کال دی جا سکتی ہے۔ 5% پھر ایک اور شرط تھی کہ خواتین کے بھی اس کے اندر ووٹ ہونے چاہیے۔ تو یہ کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ یہاں پر دوبارہ جو ہے وہ الیکشن کرانا پڑ جائے؟ اور یہ بھی بتائے گا کہ کیا ٹرن آؤٹ 10% سے بڑھ چکا ہے؟ عائشہ دیکھیں، میرے پاس 50 پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ ہے، جس میں میری کاؤنٹنگ کے مطابق اس وقت تک 14,000 ووٹ پڑ چکے ہیں۔ اس حلقے کے اندر 276 پولنگ اسٹیشن میں تقریباً 3,29,000 ووٹ ہیں۔ 3,29,000 کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 33,000 ووٹ 10% اس کا بنتے ہیں، اور یہاں پہ اگر 50 پولنگ اسٹیشنوں میں 14,000 ووٹ پڑ چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 225 پولنگ اسٹیشن کا جب ریزلٹ آئے گا تو اگر اتنے ووٹ بھی ہوں تو وہ اس سے کہیں زیادہ ہوں گے، یعنی کہ تقریباً 80-90 ہزار یا 1 لاکھ کے قریب ہمیں ٹرن آؤٹ نظر آ رہا ہے۔ خواتین کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ ٹوٹل ووٹ کا 5% نہیں ہے، بلکہ پڑھنے والے ووٹ کا، جتنے ووٹ کاسٹ ہوئے اس کا 5% خواتین کا ووٹ ہونا چاہیے، جو کہ محسوس ہی ہو رہا ہے کہ شاید ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر اگر 50 پولنگ اسٹیشن جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ 14,000 ووٹ ہے تو اس میں خواتین کا ووٹ بھی اتنا ہے کہ جو تناسب کے اعتبار سے اس الیکشن کو کالعدم قرار دینے کی طرف نہیں جا رہا۔ یہ میرا اپنا خیال ہے، لیکن کیا پرسنٹیج بنتی ہے پھر بھی فواد آپ کے اندازے کے مطابق؟ میں نے آپ کو بتایا، یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 50 پولنگ اسٹیشن پہ 14,000 ووٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً جو ہے وہ 17,000 ووٹ کم ہے 10% ریشو سے۔
और ठीक 50 पोलिंग स्टेशन का मतलब ये है कि ये उसका जो तनासुब निकलता है वो 30-33% के ऊपर। तो यानी ओवरऑल अगर देखा जाए फवाद तो टर्न आउट जो है वो काफी कम रहा है। क्या क्या वजूहात हैं आपके ख्याल में? लोगों का सिस्टम से यकीन उठ रहा है देखिए, एक तो क्योंकि कराची का लगभग दर्जा आ रहा सभी था। को ट्राई किया है इस हल्के के लोगों ने, फिर पीटीआई पे भी एतबार किया है। यकीन उठ रहा है कोरोना की वजह से नहीं निकले लोग, रमजान है, वो क्या वजह है आपके ख्याल में? देखिए आयशा, इसकी 2-3 वजूहत है। मैंने जैसे आपको कहा कि अगर माजी में भी देखें 2018 के इलेक्शन में अगर जीतने वाले किसी कैंडिडेट ने किसी और हल्के में कराची के 1 लाख वोट हासिल किया तो यहाँ जीतने वाले कैंडिडेट ने 30,000 के करीब वोट हासिल किया। सही। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर वैसे ही टर्नआउट कम था, कम होता है। यहाँ टर्नआउट रिवायती तौर पर कम था, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि रमजान का महीना था, गर्मी का मौसम था, 36-37 सेंटीग्रेड यहाँ पर गर्मी थी। और दूसरी बात ये कि ज़मीनी इंतखाबात 12 आम इंतखाबात की तरह नहीं होते, उसमें लोगों का मोटिवेशन लेवल भी उस तरीके से नहीं होता कि जिस तरह से किसी एक आम इंतखाब के अंदर है। तो मेरे हिसाब से वोटिंग टर्नआउट कम जरूर है, लेकिन ये जो फॉर्मेलिटी है या जरूरत है, कानूनी जरूरत जो है 10% की, ये इसको बआसानी पूरा कर जाएगा। मेरा अपना ख्याल ये, गुमान ये, अभी तक की कैलकुलेशन ये बताती है कि शायद इस हवाले से कोई मसला नहीं होगा। हाँ, अब ये जरूर है कि वोटिंग के अंदर जो रिजल्ट आने का सिलसिला था वो पिछले 1-1.5-2 घंटे से हम देख रहे हैं कि जितनी तेजी से रिजल्ट आए थे उसके बाद रिजल्ट आने का सिलसिला रुक गया है, कम हो गया है, सुस्त हो गया है। इसको सुस्त इसलिए भी हो सकता है कि जो अब पोलिंग स्टेशन है वो बहरहाल बड़े पोलिंग स्टेशन है, क्योंकि अभी तक जो पोलिंग स्टेशन थे उनमें 1000, 1200, 1500 वोट इस तरीके से टोटल निकल रहा था। तो अब कहा जा रहा है कि जो मेन इलाके इस हल्के के थे तो वहां के पोलिंग स्टेशन की काउंटिंग चल रही है कि जो इस वजह से भी बढ़ गई है। तो अफ्तार का वक्त था, लोगों ने 7 बजे के करीब अफ्तार किया, 1 घंटे का वो गैप आ गया, लेकिन अब वोट भी ज्यादा है, यानी कि अब जो है वो बड़े पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ रहा है। तो ये ऐन मुमकिन है, अगर एक मोहतात अंदाजा लगाया गया तो जीतने वाला उम्मीदवार यहाँ 18 से 22,000 या 20,000 के करीब वोट लेगा और इसके बाद इसी तनासुब से जो है वो दूसरा तीसरा दूसरे नंबर पे मुमकिन तौर पर जो है वो इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो एक जायजा है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले नंबर पर आ रही है, मिस्टर इस्माइल साहब, कादिर मंजूर खेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दूसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा तहरीक लब्बैक और पीएसपी के दरमियान जो है वो मैच कांटे का है कि तीसरी पोजीशन किसने लेनी है। और माजरत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो यहाँ से जीती थी, जो कराची से जीती थी, जो पाकिस्तान में हुकूमत इस वक्त कर रही है वफाकी सतह पर, वो 12 यहाँ से जो है इस हल्के से साफ होती हुई दिखाई दे रही है। तो बड़े अफसोस की बात इसलिए है कि 12 एक सियासी कुव्वत थी, उसका इस तरीके से जो है वो मैदान से जो है वो आप ये कह लें कि बगैर मुकाबले के बाहर निकल जाना अफसोसनाक तो होता है। अफसोस इसलिए भी होता है कि 12 एक सियासी कुव्वत को सियासी मैदान में लोगों की तवक्का पे पूरा उतरना चाहिए। तो ये सारा बैगेज कौन सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इसका जायजा लेना होगा, क्योंकि ये पहला इंतखाब नहीं है बल्कि 6वां-7वां इंतखाब है जो तवातुर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी है। और माजी की रिवायत के मुताबिक हुकूमती पार्टी इस तरीके से कभी हारा करती नहीं है, तो इसको देखना होगा। चलें, ये भी एक अपसेट जो है वो NA 249 में हो गया। बहुत शुक्रिया फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे एंकर पर्सन, कोलीग, साथी। और मुस्लिम लीग नून वो ये कह रहे हैं कि वहाँ से लीड कर रही है और हैरत की बात है कि पीटीआई का दूसरा या तीसरा नंबर भी नहीं है। नताइज कितना मुख्तलिफ हो सकते हैं, कितना आगे पीछे हो सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मेरे ख्याल में 12-1 बजे तक यकीनन नताइज जो हैं वो हतमी तौर पर हम तक पहुंच जाएंगे। बड़ा एक अहम किस्म का मार्का था और यूजुअली इस तरह के ज़िमनी जो इंतखाब हैं उनका एक असर होता है, उनका एक जो है वो असर नीचे तक आता है और बाकी मुल्क के ऊपर भी एक असर होता है। तो देखते हैं कि कौन आगे रहता है और कौन पीछे। छोटा सा हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे साथ में। मसीहा का रूप धारे डॉक्टर इंसानियत की खिदमत करने की बजाय दौलत कमाने के लिए हर हद से गुजरने लगे हैं। जब हमें कोई तकलीफ हो तो अल्लाह के बाद अगर कोई हमारी तकलीफ समझ सकता है तो वो डॉक्टर है। यही वजह है कि इस पेशे को हर दौर में इज्जत और इकराम की नजर से देखा जाता है और डॉक्टर्स के बारे में हमारी राय है कि ये इंतहाई हमदर्द, इंसान दोस्त और फरिश्ता सिर्फ मखलूक है। मगर बदकिस्मती से ये राय उस वक्त तक कायम रहती है जब तक हमारा पाला किसी डॉक्टर से नहीं पड़ता और जब डॉक्टर के रूप में इंसानी जानों से खेलने वाले डॉक्टर के हत्थे कोई गरीब आ जाए तो या वो लूट लिया जाता है या फिर अदम तवज्जो के बाइस मुकम्मल इलाज से भी महरूम हो जाता है। और नतीजा क्या निकलता है? मरीज इलाज की बजाय जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाता है। ऐसे ही वाकयात आज हम आपकी नजर में लाते हैं।
हुआ कुछ यूं कि मुल्तान के नवाही इलाके अड्डा लाड़ा में लईक रफीक अस्पताल में गुज़श्ता महीने 16 अफराद की आंखों के ऑपरेशन किए गए, मगर 2 रोज बाद ही 12 अफराद को शदीद इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन के बाद उनकी बेनाई जाती रही, जिसके बाद इस मुबैना गफलत पर इब्तदाई कार्रवाई करते हुए कमीशन की 4 रुकनी टीम ने निजी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर्स बंद करके इलाज मुआवजे की तफसीलात हासिल करने के साथ साथ तमाम रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया था। अस्पताल के सीनियर इंतजामिया ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अहमद और अमले के बयानात भी कलमबंद किए गए। पीएचसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कमीशन के आला अफसरान ने भी सूरत हाल का मुकम्मल जायजा लेने और तहकीकात के लिए लईक रफीक अस्पताल का दौरा भी किया। चेयरपर्सन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर अतिया मुबारक खालिद ने फैसले की तफसीलात बताते हुए कहा कि कमीशन ने तमाम हालात और वाकयात का गैर जानिबदाराना जायजा लेने के बाद तहकीकात मुकम्मल करके लईक रफीक अस्पताल को 5 लाख रुपए पीएचसी एक्ट 2010 के तहत, जो कि एक आखिरी हद है 5 लाख रुपए, वो जुर्माना आयद कर दिया है। डॉक्टर हसनैन को इस अलमिये का असल जिम्मेदार ठहराते हुए फौजदारी कार्रवाई तजवीज करने के साथ साथ उसका केस पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को अपने अपने मुतल्लका कवानीन के तहत मजीद कार्रवाई के लिए भिजवा दिया गया है। फैसले में यह भी कहा गया है कि मुतासरीन बहवाला फैसला अंदराजे मुकदमा के लिए पुलिस को दरखास्त दे सकते हैं। मजीद बरां कमीशन ने बाकी की मुकम्मल रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को भी भिजवा दी है। अब सवाल ये उठता है कि बिनाई से महरूम होने वाले अफराद किसी न किसी घर के कफील तो होंगे, घर के रोजमर्रा के मामला चलाने में अहम किरदार भी होगा। डॉक्टर की गफलत के बाइस मुतासरा अफराद के अहले खाना को मुआशी मुश्किलात देखना पड़ सकती हैं और यकीनन देखना पड़ सकती हैं। इन सब के बावजूद सिर्फ 5 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। जो अफराद डॉक्टर्स की गफलत के बाइस जिंदगी भर के लिए मुतासिर हुए, उनके दर्द और तकलीफ की भरपाई अब कौन करेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। अभी हमारे साथ एक मुतासरा शख्स मौजूद हैं, उनके साथ उनके भाई भी हैं और इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी वाईडीए डॉक्टर सलमान काजमी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। अब्दुल मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस तमाम हादसे से मुतासरा एक शख्स हैं, बिनाई उनकी जा चुकी है। उनके साथ अब्दुल मालिक साहब के भाई मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, जो कि इस तमाम मामले को देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जो भी बात करना चाहे अब्दुल मालिक साहब या मुस्तफ़ा साहब, हुआ क्या एकदम से, कैसे जो है बिनाई चलेगी? क्या जब पट्टी उतरी तो कुछ नजर आ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता बिनाई गई, या फिर जब पट्टी उतरी तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था? और मसला क्या था जिसका आपने ये ऑपरेशन कराया था? मेरा भाई फैद मोतिया था। फैद मोतिया था। जब ऑपरेशन हुआ, जब वार्ड के अंदर शिफ्ट किया गया तो रात के 1-2 बजे मुझे दर्द हुआ तो मैंने कहा इन्होंने गोली दे दी। जब सुबह इन्होंने हमारी पट्टी उतारी ना आँख से, तो उस वक्त हमें कुछ नजर ना आया। तो मैंने डॉक्टर साहब कहने लगे हम आपको भी, तू डिस्चार्ज किस लिए कर रहा है? जब मुझे नजर ही नहीं आता तो कह रहे मैं डिस्चार्ज। उन्होंने कहा नहीं, जो मैं आपको ये ड्रॉप दे रहा हूँ ना, आप अपने घर जाके इनको इस्तेमाल करेंगे, आपकी बिनाई 5-4-3 दिन के अंदर आ जाएगी। तो इन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद इन्होंने 1-1 हज़ार रुपया हमें दिया। हम अपने घर आ गए। जब हम अपने घर आए तो वो तकलीफ तो ना रुकी। फिर मैंने इनको फ़ोन किया भी मेरा दर्द नहीं रुक रहा, पानी रेशा आ रहा। इन्होंने ड्रॉप लिखाए, मैंने वो ड्रॉप भी मंगवाए। फिर मैं पूरा दिन वो ड्रॉप इस्तेमाल करता रहा, लेकिन फिर भी दर्द और रेशा नहीं रुका। फिर मैं सुबह फिर मैंने फ़ोन किया, मैं कहा डॉक्टर साहब ना रेशा रुका ना, अब तो मेरी आंख मुकम्मल तौर पे बंद हो गई। तो ये कहने लगे भी आप दोबारा लईक रफीक हॉस्पिटल आ जाए। जब मैं हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे सारे मरीज आए बैठे थे, तो सारों की बिनाई ख़त्म हो चुकी थी। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने 6-7 मरीजों को दाखिल कर लिया और 5-6 मरीजों को बेचारों को दवाई दी और बोले जी जाके अपने घर इस्तेमाल करो, आप आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाओ। तो मुझे इन्होंने 4 दिन रखा। 4 दिन इन्होंने इलाज किया, लेकिन मेरी बिनाई बिल्कुल नहीं आई। जब इन्होंने डिस्चार्ज किया उस टाइम भी मैंने कहा भाई हमारे पास तो पैसे भी नहीं, हमने तो हेल्थ कार्ड पे ये इलाज कराया था, तो हम किधर से दवाइयाँ ले लेंगे, किधर से, जब हमें नजर ही नहीं कुछ आता आप फिर डिस्चार्ज करें। अगर नहीं भाई आप हम नहीं रख सकते। उसके बाद हम निश्तर चले गए। निश्तर गए तो हेल्थ कार्ड से हमें दरखास्त है भी आप निश्तर चले जाए। सही है। तो जब अच्छा मुस्तफा साहब मुझे ये बताइएगा कि आपको पता है कि ये कितने पैसे दिए थे आप लोगों ने इस ऑपरेशन के? क्या मुतालबा किया था? प्राइवेट अस्पताल है तो कितने पैसे मांगे थे उन्होंने इस ऑपरेशन के? नहीं पैसे नहीं दिए थे बाजी, ये हम गए थे इंसाफ हेल्थ कार्ड जो इमरान खान का है ना, अच्छा, वो कार्ड की हमें फैसिलिटी है। इन्होंने ये पैनाफ्लेक्स छुपवाए थे, अगर आपका कैमरा मैन ये दिखा सके कि अच्छा। शुगर के पेशेंट का भी इलाज, इसका भी इलाज, यानी कि हम इंसाफ सेहत कार्ड पे हम करेंगे फ्री। तो इंसाफ सेहत कार्ड हमने दाखिल करा, जमा कराया था उधर।
उन्होंने फिर 1000 रुपये भी दिया। फिर हमें ना ये वज़ीर आला ने आज खुद नोटिस ले लिया 3 तारीख को। फिर हमें 5 तारीख को निश्तर में रात 8 बजे कॉल करके बुलाया गया सब सही। मरीजों को। अच्छा। उधर तकरीबन 9, 10, 11 मरीज पहुंचे हैं। तो उन्होंने एक मरीज ने पहले ही आँख साफ करा ली थी, एक मरीज लाहौर था मोहम्मद शाकर, उसकी भी आँख की सफाई हो गई थी। सही। तो हमें ये रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि सबसे बेस्ट हल तो आपके पास ये है कि आप अपनी आँख की सफाई करा लो। ठीक है, सफाई करा के और पत्थर की आँख इसकी जगह डालनी पड़ेगी। ठीक है, वरना आप अगर इलाज जारी रखो, इसका कोई पता नहीं, आप महीने में इन्फेक्शन खत्म हो, 2 में हो, 3 में हो, इससे शायद आपकी दूसरी आँख भी मुतासर हो सकती है। अच्छा। उन्होंने ये रिपोर्ट दिया, मैं अल्ट्रासाउंड की और मेडिसिन लिख के दी। मेडिसिन लिखने के बाद तो फिर मेडिसिन निश्तर में नहीं मिली, तो हमने प्राइवेट मेडिकल स्टोर से ली। ठीक है, लेके हम आ गए। फिर 9 तारीख को हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से हमें लेटर आया। ठीक है, 9 तारीख को कॉल आई, फिर कि 14 तारीख को आपने हेल्थ केयर कमीशन पहुंचना है। तो उधर 11 मरीजों ने थे उधर, तो 9 मरीजों ने अपने बयान रिकॉर्ड कराए। 2 मरीज थोड़ा सा लेट पहुंचे, इतनी देर में ऑनलाइन बोर्ड बैठा था वो उठ चुका अच्छा, था। मैं वापस आपके पास आती हूँ। मुझे मैं वापस आपके पास आती हूँ। डॉक्टर सलमान अभी काफ़ी देर से वेट करें। डॉक्टर सलमान काज़मी साहब, दुनिया के मुकद्दस तरीन पेशों में से एक पेशा जो है वो डॉक्टर्स का माना जाता है। इतनी बड़ी गफलत, और हमारे यहाँ तो ये गफलत जो है कोई पहली दफ़ा नहीं है। पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं, आँख ज़ाया हो गई, एक बाजू का ऑपरेशन करना था, जो मुतासरा बाजू था उसका नहीं किया, सही बाजू का कर दिया या सही टांग का कर दिया, कभी कोई औजार जो है वो मरीज़ के पेट में फूल गए। किस तरह से इतनी बड़ी गफलत जो है वो की जा सकती है डॉक्टर्स की तरफ से? मैडम, ये शायद कोई 1% लोग ऐसे होंगे जिनकी वजह से ऐसी सूरत हाल आती है। मीडिया पे हाईलाइट हो जाती है तो जो डॉक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं वो फिर नजर नहीं आते, क्योंकि वो तो नॉर्मली काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और कोरोना के दौरान तो डॉक्टर्स काबिल तहसीन काम कर रहे हैं। इन लोगों के साथ जो इंसिडेंट हुआ है ये एंडोफ्थेल्माइटिस है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर स्टेरिलाइजेशन और सफाई ठीक नहीं थी। किसी लगता है कोठी के अंदर कायम किया हुआ अस्पताल है, उस वजह से उन्होंने सफाई ना ठीक होने की वजह से इन्फेक्शन हो गया आपका। मोतिये के बाद ये बड़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, खास तौर पे उन अस्पतालों में जहां स्टेरिलाइजेशन ठीक ना हो और औजार गंदे हो जिनसे ऑपरेशन कर दिया जाए। इसीलिए डॉक्टर साहब का लाइसेंस भी कैंसिल किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, क्योंकि उन्होंने अगर ऑपरेशन थिएटर बनाया है, जिस तरह अगर आप एक कोठी में अस्पताल कायम कर रहे हैं तो कम से कम आप उसके अंदर स्टेरिलाइजेशन का बंदोबस्त तो करें। और फिर आंख की सर्जरी कर रहे हैं, ये कौन सा छोटी मोटी जो है वो कोई एक वो है कोई गोली दे दी या कोई ड्रिप लगा दी। तो ये लेकिन डॉक्टर साहब, आई होप कि आप समझ सकते हैं कि इनका दर्द और तकलीफ जो है ये उम्र भर का एक रोग है। कौन भरपाई करेगा इसकी और किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? 5 लाख का जुर्माना, मतलब 5 लाख का जुर्माना तो कोई चीज नहीं है। 12 लोगों की आंखें चली गई। इनको इंडिविजुअल लेवल पे ये जिस बंदे ने किया है वो जिम्मेदार है, उसको चाहिए कि वो इनको कंपनसेट करे। अब कंपनसेशन ही दे सकता है, बाकी उसके खिलाफ पर्चा हो जाएगा, उसको जेल से सजा हो जाएगी, कोई 10 साल 15 साल कैद हो जाएगी। इनका भी मदावा हो जाएगा, कोई इनको भी थोड़ा सा एक हो जाएगा कि डेफिनेटली कि यार हमने चलो एक बंदे को जेल तो भिजवाया। और आइंदा के लिए उसको भी और बाकी लोगों को भी तंबीह हुई है कि इस तरह के काम ना करें, क्योंकि ये तो एक असली डॉक्टर है। डॉक्टर यकीनन आपके इल्म में होगा कि फॉरेन कंट्रीज में अगर इस तरह का कोई नुकसान होता है या इससे कम भी कोई नुकसान होता है तो कितने कितने डॉलर्स या यूरोज जो है वो सू किया जाता है डॉक्टर को। ये हमारे यहाँ भी क्या कुछ इस तरह के कवानीन मौजूद हैं अस्पतालों को या डॉक्टर्स को? मैडम, ये हेल्थ केयर कमीशन के कानून में ही 5 लाख जुर्माना लिखा हुआ है। सिर्फ ये कानून भी डिफेक्टिव है, इसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है। हेल्थ केयर की परफॉर्मेंस मतलब 12 लोगों की आंखें चली गई हैं और फकत 5 लाख रुपए, ये आखिरी हद है। और उसके अलावा जो कमीशन के मामलात हैं वो भी ठीक तरीके से नहीं चल रहे। पंजाब में 60,000 अताई डॉक्टर काम कर रहे हैं, लोगों के ऑपरेशन कर रहे हैं, लोगों के हर किस्म के जो है वो एक जो इलाज मुआवजा कर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने दुकानें खोली हुई हैं, मुख्तलिफ जगहों पे ऑपरेशन जारी हैं, मुख्तलिफ टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजिस्ट और पता नहीं कौन कौन लोग डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं। ये पता भी नहीं आपको कि उनकी डिग्रियां जाली हैं या असली हैं, ये क्या क्या हो रहा है। तो ये इसलिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कमीशन की कारकर्दगी पे भी मीडिया तो मल्टीपल टाइम्स दिखाता है कि जाली डॉक्टर पकड़ा गया, ये इसका ऑपरेशन किया, किसी की जान चली गई, कोई बच्चा मर गया, आपके सामने ही रोज आ रहा है। मगर ये कि अभी तक कुछ नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में क्लियर डायरेक्शंस दी थी कि सारे जाली डॉक्टरों को खत्म किया जाए। आज 3 साल हो गए हैं, कमीशन फिर फेल हो चुका है ये काम करने में। तो इसलिए ये
کمیشن کا بالکل بہت بالکل فیلئر تو ہے اس میں. واپس میں آؤں گی عبد المالک اور مصطفیٰ کی طرف. مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کو جب پتا چلا کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے تو ڈاکٹر سے آپ نے کہا کہ بینائی تو نہیں ہے اب تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں, انہوں نے آگے سے آپ کو کیا جواب دیا اس بات کا؟ یہ 11 جب یہ پٹی کھولے نا سب کی, ہاں ٹھیک ہے, کسی کو الٹیاں لگ رہی تھی اس وقت ہاسپٹل میں 4 سے 5 مریض جو میں نے دیکھے ہیں نا, مرد, لیڈیز حضرات الگ وارڈ میں تھی, ہم الگ وارڈ میں. اور یہ ہاسپٹل کوئی کوٹھی میں نہیں ہے, یہ مین روڈ پہ تقریباً 50-60 بیڈ کا ہاسپٹل ہے, ٹھیک ہے. اس میں یعنی کہ الٹیاں لگ رہی تھی. ڈاکٹر نے یہ سوچا کہ کسی طرح یہ چلے جائیں. ٹائم ہمارے پاس تھوڑا کم ہے مصطفیٰ صاحب, ٹائم کم ہے. میں آپ سے مطالبہ پوچھنا چاہوں گی کہ اب آپ لوگ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ابھی تک کی جو کارروائی ہوئی ہے کیا آپ لوگ اس سے مطمئن ہیں؟ بہت ہی کم جرمانہ جو ہے 5 لاکھ روپے, اور یہ آخری حد ہے ہمارے قانون میں. یہ بھی ایک 5 لاکھ روپے آپ نے بھی کہا ہے کہ 12 لوگوں کی آنکھیں ضائع کرنے پہ ایک ہاسپٹل کو, اور وہ فیکٹریوں کے مالک ہیں, کیا مطالبہ کریں گے؟ 5 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا. کیا کسی, ہاں جی, مطالبہ یہی ہے جی, حکومت پنجاب سے, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ سے کم از کم جو پیسے انہوں نے اپنے علاج پہ سب مریضوں نے لگائے ہیں, میں اپنے بھائی کے نہیں کر رہا, یہ 12 کے 12 مریضوں نے, یہ سب پرائیویٹ ہاسپٹل میں 1 مہینے سے اپنی میڈیسن لے رہے ہیں, کوئی کہیں سے, کوئی کہیں سے. بہت شکریہ عبد المالک, مصطفیٰ اور ڈاکٹر سلمان کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ملک کی سیاست میں سخت ڈرامائی صورتحال بنی ہوئی ہے. سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کے حالیہ انٹرویو کے بعد حکومتی وزراء بشمول وزیر قانون فروغ نسیم, مشیر داخلہ شہزاد اکبر اپنے اوپر لگنے والے الزامات کی تردید کرتے نظر آئے ہیں. صرف تردید ہی نہیں بلکہ بشیر میمن کو ہرجانے کے نوٹسز تک جاری کیے جا چکے. سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کے وزیر اعظم اور ان کے کلیدی وزراء کے اوپر لگائے جانے والے سنگین الزامات کا شور ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا. مشیر احتساب اور داخلہ شہزاد اکبر کی جانب سے بشیر میمن کو ہرجانے کا نوٹس بھیجا گیا تھا, لیکن اس کے بعد بشیر میمن صاحب کی طرف سے بھی جواب دیا گیا کہ وہ تمام تر قانونی چارہ جوئی کے لیے بالکل تیار ہیں, بلکہ ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اس معاملے پر کسی بھی طرح کی تحقیقات کے لیے بالکل تیار ہیں. اسی معاملے پر آج خود وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سینئر صحافیوں اور ان کے پرسن سے ملاقات کے دوران تمام تر الزامات کو مسترد کر دیا گیا. وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ بشیر میمن کے الزامات بے بنیاد ہیں, انہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کبھی کیسز بنانے یا تحقیقات کا نہیں کہا گیا. وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ ریفرنس فائل کرنے کا کام بشیر میمن کا تھا ہی نہیں, تو ان سے کیوں کہتا. خاص طور پر بشیر میمن کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات پر بات کرتے ہوئے ان تمام الزامات کی تردید بھی کر دی انہوں نے. گزشتہ دنوں میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس کیس پر فیصلہ آنے کے بعد بشیر میمن نے جی نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں جہاں بے شمار الزامات لگائے, وہاں ایک بڑی اہم بات یہ بھی کی کہ وزیر اعظم نے جب مجھے ان کیسز پر کام کرنے کے لیے کہا اور مثال دی کہ سعودی عرب میں محمد بن سلمان جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے, تو بشیر میمن نے وزیر اعظم کو کہا کہ سعودی عرب میں بادشاہت ہے, پاکستان میں جمہوریت ہے, یہاں پر گرفتار کرنے کے بعد جرم ثابت بھی کرنا ہوتا ہے. وزیر اعظم کی جانب سے اس طرح کی بات کرنا صاف عیاں ہوتا ہے اس بات سے کہ وزیر اعظم شاید بادشاہی نظام کے حامی ہیں, اور شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب چاہیں یا خواہش کریں تو ریاست کے کسی بھی ادارے کو کسی بھی اپوزیشن لیڈر اور ناپسندہ شخصیت کے خلاف استعمال کر سکیں اور ان سے کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان پر بشیر میمن کی جانب سے انتہائی سنجیدہ اور آمرانہ نوعیت کے الزامات لگائے گئے ہیں. ان الزامات کو محض بیانات سے رد نہیں کیا جا سکتا. عمران خان صاحب, آپ ریاست پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, اپنے اوپر لگنے والے بیانات کو غلط ثابت کیجئے تاکہ کل کو کوئی بھی ادارے کا سربراہ جو ہے یا کسی بھی پارٹی کا رہنما اٹھ کر یوں دور حاضر کے وزیر اعظم کے خلاف کوئی بھی منچاہی سازش نہ کر سکے یا ملک کے خلاف ناپاک عزائم رکھنے والے کسی گروہ کا حصہ نہ بن سکے. جناب وزیر اعظم, آپ سے گزارش ہے کہ ایک کمیشن مرتب کیا جائے, چاہے وہ کسی سابق جج کی سربراہی میں کیوں نہ ہو, بالکل ویسے ہی جیسے براڈ شیٹ کے سربراہ کی جانب سے آپ کی حکومت کے متعلق جو الزامات لگائے گئے, غیر ملکی ایجنسی کے سربراہ کی جانب سے الزام لگانے پر سابق جسٹس سپریم کورٹ کی سربراہی میں الزامات کی تحقیق کے لیے اگر کمیشن بن سکتا ہے تو ملک کی سب سے بڑی تحقیقاتی ایجنسی کے سابق سربراہ کی جانب سے لگائے گئے الزام پر کیوں نہیں کمیشن بن سکتا؟ کیا وزیر اعظم کی تردید کافی ہے؟ کیا محض الزامات مسترد کرنے سے یہ معاملہ دب جائے گا؟ یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اگر بشیر میمن کے الزامات جھوٹ پر مبنی ہیں تو حکومت کیوں کر اس حوالے سے کوئی کمیشن بنانے کا اعلان نہیں کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.